गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको कैश बस्टिंग के बारे में बताऊंगी। किसी भी व्यावसायिक संस्था में कैश का विशेष महत्व होता है। कोई भी संस्था के दैनिक कार्यों की सुचारू रूप से चलाने के लिए हमें पर्याप्त मात्रा में रोकड़ की आवश्यक होती है। इसके अलावा संस्था का विकास करने के लिए, विस्तार करने के लिए भी कैश और वित्त की, रोकड़ और कैश की आवश्यकता होती है। तो प्रत्येक संस्था में जो है कैश जो है रोकड़ का होना, उपलब्धता होना अत्यंत आवश्यक है। तो रोकड़ की आवश्यकता का उचित मात्रा में अनुमान लगाना जरूरी है ताकि संस्था को किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना ना करना पड़े और लेनदारों का समय पर भुगतान कर संस्था की साख जो वो भी बनी रहे, उसमें किसी प्रकार की कमी नहीं आए और अनेक व्यावसायिक जो अवसर है वो हाथ से ना निकले और उस समय पर उन अवसरों का लाभ संस्था प्राप्त कर सके। इसलिए प्रत्येक संस्था में पर्याप्त मात्रा में कैश का रखना, रोकड़ का रखना जरूरी होता है। अतः प्रत्येक संस्था के लिए भविष्य की रोकड़ आवश्यकताओं का पूर्वानुमान लगाने के लिए हम कैश बजट का निर्माण करते हैं। तो कैश बजट एक ऐसा विवरण होता है जिसमें किसी निश्चित भावी समय अवधि में होने वाले रोकड़ अंतर्भाव, इनफ्लोज तथा आउटफ्लोज है ना, कि कितनी रोकड़ प्राप्ति है और रोकड़ भुगतान है, उसका लेखा इस उद्देश्य से किया जाता है कि उस विशिष्ट समय अवधि में, मतलब ये समय अवधि त्रैमासिक भी हो सकती है, 3 महीने की भी हो सकती है, छमाही भी हो सकती है, मंथली भी हो सकती है और ईयरली भी हो सकती है। कि रोकड़ क्या जो आधिक्य रोकड़ की कमियों को पहले से जाना जा सके। इससे रोकड़ का जो है वो नियोजन भी, नियंत्रण भी किया जाता है। अगर ज़्यादा रोकड़ रहेगी तो वेस्टेज ज़्यादा होती है, अनावश्यक खर्चे बढ़ेंगे, अनावश्यक खर्चे किए जाते हैं। तो उस पर नियंत्रण रखने के लिए, और अगर रोकड़ हमारे पास कम है तो उसकी पूर्ति किस प्रकार की जाएगी और कैसे कैश और वित्त का अरेंजमेंट किया जाएगा, प्रबंध किया जाएगा, इस सब का हम पहले से ही प्रबंध करके रखते हैं। तो प्रत्येक संस्था में कैश का पूर्वानुमान लगाने के लिए रोकड़ बजट बनाया जाता है। गुटमैन एवं डूगल के अनुसार रोकड़ बजट किसी भावी समय अवधि के लिए, तो भविष्य के लिए बनता है बजट, जैसे के लिए रोकड़ प्राप्ति एवं भुगतान का अनुमान लगाना रोकड़ बजट कहलाता है। तो प्रत्येक संस्था में ये रोकड़ बजट में पूर्वानुमान लगाया जाता है कि भावी अवधि में व्ययों के लिए कितनी रोकड़ की आवश्यकता होगी। संस्था के व्यय कई तरह के हो सकते हैं। दैनिक व्ययों में जैसे कि सप्लायर्स को कच्चे माल का भुगतान या वस्तु खरीदी है उसका भुगतान, श्रमिकों को भुगतान और अन्य प्रकार के ओवरहेड्स जो हैं, प्रशासनिक, उत्पादन संबंधी और वितरण और विक्रय संबंधी जो ओवरहेड्स है उनका भुगतान। उसके अलावा संस्था के जैसे लाभांश, ब्याज आदि का भुगतान करने के लिए संस्था को कैश की आवश्यकता पड़ती है। तो संस्था की सामान्य गतिविधियों से कितनी रोकड़ प्राप्त होगी। रोकड़ संस्था को कई गतिविधियों से हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे। सेल्स के द्वारा प्राप्त हो सकती है जिसका वो बिजनेस करती है। इसके अलावा अन्य सोर्सों से भी उसको कैश प्राप्त होती है। इशू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स, अगर कंपनी है शेयर्स एंड डिबेंचर्स जारी करके या ऋण लेकर कैश की प्राप्ति होती है। तो इससे हमें ये ज्ञात हो जाता है रोकड़ बजट से कि संस्था को कितनी कैश की जरूरत पड़ेगी और उसको किन किन सोर्सेज से कैश प्राप्त होगी, और यह भी ज्ञात हो जाता है कि समय समय पर रोकड़ शेष की स्थिति क्या होगी। तो इसके लिए प्रत्येक संस्था में जो है कैश बजट बनाया जाता है। तो कैश बजट बनाने की जो उद्देश्य है, एक तो वही है रोकड़ की भावी आवश्यकताओं का अनुमान लगाना। ये अनुमान लगाया जाता है कि कब कितनी मात्रा में रोकड़ की संस्था को आवश्यकता होगी ताकि उसका अनुमान होने से आवश्यक रोकड़ की उचित व्यवस्था की जा सके। दूसरा है बजट अवधि में संस्था की रोकड़ प्राप्तियां, किन किन सोर्सेज से रोकड़ प्राप्तियां होगी उसका अनुमान लगाना। तीसरा है रोकड़ व्ययों पर नियंत्रण रखना विभिन्न विभागों द्वारा ताकि अपव्यय को रोका जा सके। अब नेक्स्ट उद्देश्य रोकड़ के नियोजन में सहायक करना कि विभिन्न समय अवधि में रोकड़ की आधिक्य या कमी को प्रदर्शित करता है रोकड़ बजट। उसमें कि रोकड़ में अगर आधिक्य है, कैश हमारी ज़्यादा है, ठीक है, रिसीव ज़्यादा और पेमेंट्स कम है, तो उसको हम किस प्रकार विनियोग करके लाभ अर्जित कर सकते हैं और कमी की स्थिति में कैसे किस स्रोत से वित्त की व्यवस्था कर सकते हैं, और उसके आधार पर हम उपयुक्त वित्त स्रोत का चुनाव कर सकते हैं। अगर ऋण लेना है तो ऋण बैंकों से ऋण की व्यवस्था भी कर सकते हैं। दूसरा इसका उद्देश्य है कि न्यूनतम नगद कोषों से कार्य संचालन किया जाए कि रोकड़ ज़्यादा रहेगी तो उसकी अपव्यय ज़्यादा होता है। तो जितनी प्रभावपूर्ण रोकड़ बजट बनाने का उद्देश्य यही होता है रोकड़ बजट बनाने का, और तभी प्रभावपूर्ण कहलाएगा जब न्यूनतम कोष से संस्था अपना कार्य सुचालन पूर्वक चला सके।
उसे अत्यधिक रोकड़ शेष रखने की आवश्यकता नहीं पड़ती कैश बजट बनाने की से। और संस्था जो है सुदृढ़ लाभांश नीति घोषित कर सके, अपने जो उसके जो शेयर होल्डर्स हैं उनको समय पर लाभांश दे सके और लाभांश नीति अपना सके। इसके लिए भी कैश बजट बना के रखती है कि लाभों के साथ साथ प्राप्त रोकड़ उपलब्ध होना भी जरूरी है लाभांश का भुगतान करने के लिए। समन्वय में सहायक होती है रोकड़ बजट विभिन्न क्रियात्मक जो बजट है, सेल्स बजट है, उत्पादन बजट है, जो अन्य बजट हैं उनमें समन्वय स्थापित किया जाता है कैश बजट के द्वारा। सेल बजट से पता चल जाता है कि कितनी सेल प्राप्त होगी, रोकड़ की प्राप्ति को नहीं। उत्पादन बजट से हमें ये पता चलता है कि कितना उत्पादन के लिए हमें कितना कैश की जरूरत पड़ सकती है। उसमें मटेरियल लेबर बजट के द्वारा हमें कितना सब खरीदना पड़ेगा, ये सब हमें अन्य वस्तुओं से प्राप्त होता है। तो इस प्रकार रोकड़ बजट के द्वारा अन्य वस्तुओं में समन्वय स्थापित भी किया जाता है। नेक्स्ट है रोकड़ बजट का कैसे निर्माण किया जाता है। रोकड़ बजट का निर्माण करने से पहले 3 चीज़ों का निर्धारण किया जाता है। बजट अवधि का निर्धारण, कि बजट जो है सबसे पहले निर्धारण करना आवश्यक होता है कि बजट जो है वो किस टाइम पीरियड के लिए बनाया जाएगा। ज़्यादातर बजट जो होते हैं, कैश बजट जो होता है वो अल्पकालीन होता है, इसको छोटी छोटी अवधियों में बांट सकते हैं, तिमाही, मासिक और साप्ताहिक। इसके अलावा दीर्घकालीन रोकड़ बजट भी बनाया जाता है, जिसको अगर निर्माणी संस्था है, संस्था को विस्तार करना है, उसको अल्पकालीन विभिन्न अवधियों में बांटकर उसका अध्ययन कर सकते हैं। बजट अवधि के निर्धारण के बाद रोकड़ प्रवाह का अनुमान लगाया जाता है कि कितने कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो दोनों इसमें शामिल है, कि कितने हमें संस्था को कैसे रोकड़ प्राप्ति होगी, किन किन सोर्सों से और कितनी होगी और किस प्रकार उसको भुगतान करना है। रोकड़ प्राप्ति के क्या सोर्स हैं, भुगतान किन किन खर्चों के लिए किया जाता है, ये हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे। और तीसरा वित्तीय आवश्यकताओं का निर्धारण करना, कि इसके आधार पर हम रोकड़ बजट बनाते हैं और उसके आधार पर हम ये लगते हैं कि समय अवधि में रोकड़ की कितनी कमी रहेगी और कितनी अधिकता रहेगी। उसके आधार पर जो आवश्यक वित्त का स्रोत है उसका चुनाव कर सके, अगर कमी है तो, और अगर अधिक है तो उसकी विनियोजन की व्यवस्था करना। नेक्स्ट आ जाता है कि रोकड़ बजट कैसे बनाया जाता है। रोकड़ बजट बनाने की विधियाँ। रोकड़ बजट बनाने की 3 विधियाँ हैं। प्राप्ति एवं भुगतान विधि, रिसीट एंड पेमेंट मेथड बोलते हैं। दूसरी विधि है समायोजित लाभ हानि विधि, जिसे एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस मेथड बोलते हैं। इससे प्रॉफिट एंड लॉस में एडजस्टमेंट करते हुए कैश निकालते हैं। और तीसरी है प्रक्षेपित चिट्ठा विधि। चिट्ठा विधि से प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट बनाते हैं और बैलेंस शीट के आधार पर हम कैश बजट बैलेंसिंग फिगर के रूप में कैश निकालते हैं कि संस्था के पास कितनी कैश होगी। सबसे पहले हम करेंगे प्राप्ति एवं भुगतान विधि। यह विधि सबसे सरल विधि है और सबसे ज़्यादा प्रचलित विधि है। इसी विधि का कैश बजट बनाने में के लिए इस विधि का सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है। इस विधि में कैश बजट बनाने के लिए रोकड़ बजट को 2 भागों में बांटा जाता है। एक भाग में तो हम सारी रोकड़ प्राप्तियां दिखाते हैं कि किन किन सोर्स से रोकड़ प्राप्त होगी, तथा दूसरे भाग में भुगतानों की राशि को दिखाया जाता है। और इस विधि में निश्चित समय अवधि में सगल रोकड़ प्राप्तियों और रोकड़ भुगतानों का अनुमान लगा लेते हैं। रोकड़ प्राप्तियों और भुगतानों का अनुमान लगाते समय समय अंतराल को ध्यान में रखा जाता है। और ये ध्यान में रखा जाता है कि अगर कोई भुगतान हमें प्राप्त हो रहा है या हमें किसी भुगतान करना है तो उसमें टाइम कितना है, उस टाइम को ध्यान में रख के ही पूर्वानुमान लगाया जाता है। जैसे क्या उधार माल बेचा है, अगर उधार माल बेचने में जैसे जनवरी में उधार में माल बेचा है, अगर 2 महीने का समय लगता है डेटर से कलेक्शन करने में, उधार माल जो बेचा है उसका पैसा कलेक्ट करने में, तो टाइम लैग 2 मंथ हुआ। तो इसको वाला जनवरी का जो पैसा है हमें फरवरी मार्च में मिलेगा 2 महीने में। तो फिर उसी हिसाब से हम पूर्वानुमान लगाते हैं कि जनवरी में कितना प्राप्त होगा, फरवरी में और मार्च में। हम डिटेल में भी करेंगे इन्हें। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि रोकड़ जो प्राप्ति हैं वो उसके स्रोत क्या है, सोर्सेज ऑफ कैश रिसीप्ट, कैश हमें किन किन स्रोतों से प्राप्त होती है। तो इसको हम 3 भागों में बांटेंगे। एक तो व्यवसायिक क्रियाओं से रोकड़ प्राप्ति, जो संस्था अपनी दैनिक क्रिया व्यवसायिक क्रिया करके जो रोकड़ प्राप्त करती है, इसमें आ जाता है कैश सेल्स, नगद बिक्री है तो कैश में प्राप्त होगा पैसा। देनदारों से प्राप्त रोकड़, कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स, जिसको हमने उधार बेचा है माल, तो उनसे जो कैश प्राप्त हो रही है, रोकड़ प्राप्त हो रहा है, वो आ जाएंगी। और तीसरा ग्राहक, अगर हमें एडवांस में पैसा देते हैं, एडवांस में रोकड़ देते हैं, तो वो इसमें ग्राहकों से प्राप्त अग्रिम। तो ये 3 प्रकार की जो है रोकड़ प्राप्तियाँ व्यवसायिक क्रियाओं में आती है। दूसरा है गैर व्यवसायिक क्रियाओं से रोकड़ प्राप्ति। गैर व्यवसायिक क्रियाएं जो कि संस्था की सामान्य व्यवसायिक क्रियाओं के अतिरिक्त अगर उसे अन्य क्रियाओं से रोकड़ प्राप्त होती है, जैसे अगर संस्था अपना कोई बिल्डिंग का कोई पार्ट
अगर किराए पे देती है तो उससे प्राप्त किराया, रेंट वो आ जाएगा, या ब्याज प्राप्त हो रहा है उसको कहीं से, इन्वेस्टमेंट से लाभांश प्राप्त हो रहा है, कमीशन मिला है, या कर वापसी, टैक्स पे किया था लेकिन ज़्यादा टैक्स हुआ है तो उसका रिफंड आया है, और कोई कॉपीराइट्स और पेटेंट राइट से अगर कोई इनकम मिली है, अधिकार शुल्क मिला है, तो वो सब इसमें आ जाती है गैर व्यापारिक क्रियाओं से रोकड़ प्राप्तियाँ। उसके अलावा क्योंकि जो अच्छा इसमें एक चीज़ वो बताए, जैसे लाभांश और ब्याज अगर संस्था प्राप्त करती है तो इसका व्यवसाय है, तो व्यवसाय की ये अगर उसका व्यवसाय वस्तु को बेचना और खरीदना है, ठीक है, तो ये गैर व्यवसायिक क्रिया हो जाएगी, मतलब उसका बिजनेस नहीं है, मतलब शेयर इन्वेस्ट करना, शेयर डिबेंचर्स में इन्वेस्ट करना, उसको खरीदना बेचना, ये केवल संस्था जो अपने अतिरिक्त वित्त है अगर उसको कहीं इन्वेस्ट करती है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करती है कहीं भी, तो उससे जो लाभांश और ब्याज प्राप्त होता है वो इसमें हम शामिल करते हैं, ठीक है। और तीसरा, पूंजी व्यवहारों से रोकड़ प्राप्तियाँ, कैपिटल ट्रांजेक्शन्स के द्वारा, जैसे अगर संस्था इशू करती है, शेयर्स एंड डिबेंचर इशू करती है, तो उस पर जो कॉल मनी प्राप्त होती है वो आ जाएगी इसमें, उस समय अवधि में जो कॉल मनी मिली है, या स्थायी संपत्तियों को विक्रय करने से, सेल करने से जो कैश प्राप्त हुआ है, या विनियोगों को बेचती है उससे जो कैश प्राप्त हुआ है उसमें आ जाता है। ये 3 तरह के सोर्सेज ऑफ कैश रिसिप्ट्स हैं। इसी तरह से कैश, ये इनफ्लोज कहलाते हैं, कैश इनफ्लो, कैश आउटफ्लोज। अब संस्था जो भुगतान करती है, रोकड़ भुगतान, वो कैश आउटफ्लोज कहलाएंगे, कैश पेमेंट्स। इसमें एक तो व्यवसायिक क्रियाओं के लिए जो संस्था रोकड़ भुगतान करेगी, इसमें संस्था ने कोई परचेज किए हैं, कैश परचेज आ जाएंगी। पेमेंट्स आ जाएंगी जो सप्लायर्स को, क्रेडिटर्स को जो पेमेंट्स की जाती है, लेनदारों को जो भुगतान किया है जिससे उधार माल खरीदा था। पूर्तिकर्ताओं से अगर कोई अग्रिम प्राप्त हो रहा है, उनको कोई अग्रिम दिया जा रहा है, एडवांस दिया जाता है सप्लायर को, वो भी एक तरीके से भुगतान है, कैश में भुगतान किया जाता है, तो इसमें आ जाएंगे। श्रमिकों को भुगतान, वेजिस की पेमेंट की है, या ऊपरी वही जो है प्रोडक्शन, एडमिनिस्ट्रेशन और सेल्स ओवरहेड्स की जो भुगतान किए वो सब इसमें आ जाते हैं। सेकंड है गैर व्यापारिक क्रियाओं के लिए भुगतान, वही इसमें अगर जो ब्याज दिया है या दान, इनकम टैक्स, लाभांश आदि का भुगतान किया है सब इसमें आ जाएंगे। और पूंजी व्यवहारों के लिए रोकड़ भुगतान, अगर संस्था ऋण पत्र या पूर्वाधिकार का शोधन करती है, बैंक से जो ऋण लिए उनका भुगतान करती है, या कोई संपत्ति खरीदती है, स्थायी संपत्ति, फिक्स एसेट, फर्नीचर वगैरह खरीदती है, उसके लिए जो भुगतान करती है, विनियोगों में लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करती है, तो वो सब किस में आ जाएंगे, पूंजी व्यवहारों के लिए भुगतान। तो मैं आपको बताऊंगी कि कैश बजट बनाते कैसे हैं। सबसे पहले इसका प्रारूप आप देख रहे हैं, जो है फॉर्म ऑफ कैश बजट क्या है। इसमें कैश बजट हेडिंग डाल के जिस पीरियड्स के लिए बनाया गया है उसके लिए हम डाल देंगे। अगर जून के एंड के, तो पीरियड फॉर द जून, एंडेड ऑन जून, ठीक है। 2020 अगर 2020 के लिए बना रहे हैं तो ऐसे पर्टिकुलर्स आ जाएंगे, मंथ्स जितने महीने के लिए बनाना है, 3, 4, 5, वो सब ऊपर दिखा देंगे। उसके सबसे पहले इसमें हम रिसीप्ट दिखाएंगे। रिसीट्स में ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा, इस संस्था के पास कितना ओपनिंग बैलेंस है उस मंथ में वो दिखाएंगे। फिर उसमें सारी रिसीप्ट जोड़ देंगे उस महीने की, जैसे कैश सेल्स, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स में वो बताई चुकी, इशू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स, सेल ऑफ फिक्स एसेट्स एंड इन्वेस्टमेंट। और भी एक्टिविटी हो सकती है, जैसे मैंने बताया रेंट रिसीट, अदर सोर्सेज से अगर हमें जो इनकम कैश में प्राप्त हो रही है वो हम सब दिखा देंगे। उनको टोटल कर लेंगे, फिर उसके बाद हम पेमेंट्स दिखाएंगे। पेमेंट्स में वही कैश परचेजेस आ जाएंगी, पेमेंट्स टू क्रेडिटर्स, सप्लायर्स को जो पेमेंट की है, वेजेस, सैलरीज जो पेमेंट की है, पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस, सारे ओवरहेड्स जितने हैं, प्रोडक्शन, सेल्स ओवरहेड्स वगैरह आ जाएंगे, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड टैक्स पेमेंट अगर किए तो, रीपेमेंट ऑफ लोन्स अगर लोन्स रीपे किए है, रिडम्पशंस भुगतान किए है अगर प्रेफरेंस शेयर्स और डिबेंचर्स का रिडीम किए हैं, शोधन किया है, और परचेज कोई फिक्स एसेट परचेज किए वो सब इसमें आ जाएंगे। सारे भुगतान रहेंगे का टोटल कर देंगे, टोटल रिसीट्स में से हम पेमेंट घटा देंगे और कैश बैलेंस आ जाएगा उस महीने का, और उस बैलेंस को फिर अगले महीने वो फिर ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा। इस प्रकार से हम कैश बजट बनाते हैं। इसको एक उदाहरण की सहायता से मैं आपको विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल आपको ये समझाऊंगी। क्वेश्चन में जैसे आप देख रहे हो, जैम ब्रदर्स 1 अक्टूबर 2012 से 31 दिसंबर 2012 की अवधि के लिए बैंक से अल्पकालिक अधिविकर्ष सुविधा लेना चाहता है, बैंक ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी लेना चाहते हैं। तो बैंक जो है वो अक्टूबर से दिसंबर, तो इस तिमाही में होगी ना, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, 3 महीने के लिए हमें कैश बजट बनाना है। इस तिमाही के दौरान फर्म अधिकांशतः जो निर्माण करती है वो स्टॉक के लिए करती है, स्कंद के लिए, और आपको निम्नलिखित समकों से प्रत्येक माह के अंत में फर्म के लिए वांछित कितने अधिविकर्ष
की राशि बताते हुए रोकड़ बजट बनाना है कि कितनी संस्था को ओवरड्राफ्ट की जरूरत पड़ेगी, कैश कम पड़ेगा तो वहाँ पर उसको ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी कितनी लेनी है। तो ये बजट हम बनाएंगे, इसमें हमें सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर 4 महीने के जो गिवन है, सेल्स गिवन है, परचेज गिवन है और वेजेस गिवन है। पिछले पेज पे हेडिंग सेल, परचेज एंड वेजेस, अगस्त ठीक है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर 5 महीने की हमें सेल्स, परचेज और वेजेस गिवन है। 3,60,000 अगस्त में सेल है, परचेज 2,49,600 है और वेजेस 24,000 है। इसी प्रकार सितंबर की गिवन है, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में गिवन है। तो इसमें कुछ इलस्ट्रेशंस, नीचे कुछ अदर इंफॉर्मेशंस भी गिवन है, जैसे उधार बिक्री का 50% बिक्री के अगले महीने वसूल होता है और शेष 50% उससे अगले महीने। अगर जो उधार माल बेचा है तो 50% तो अगले महीने मिलेगा पैसा डेटर से, उसको क्या बोलेंगे, कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स, कि जो हमारे देनदार है उनसे उधार बिक्री की वसूली कैसी हुई है। और लेनदारों को भुगतान क्रय के अगले महीने में किया जाएगा, अगर हमें जिस महीने परचेज किया है उसके अगले महीने में। अनुमानित राशि 1/10, मतलब अक्टूबर को जो ओपनिंग बैलेंस है वो कितना है, 50,000 है। तो इसके आधार पर हमें कैश बजट बनाना है। तो ओपनिंग बैलेंस में सबसे पहले अक्टूबर का बनेगा, ठीक है, जैन ब्रदर्स हेडिंग डाल दी, कैश बजट, और फॉर द क्वार्टर 3 महीने के लिए लाना है, फॉर द क्वार्टर एंडिंग 31 दिसंबर 2012। तो अक्टूबर में ओपनिंग बैलेंस क्वेश्चन में गिवन है 50,000 है। उसके बाद सेल्स हमें गिवन है, परचेज गिवन है और तीसरा क्या गिवन है, हमें वेजेस गिवन है। सेल्स से जो पैसा प्राप्त होगा वो हमारी क्या होगी, रिसीव्ड कैश रिसीव। तो इसमें सेल्स जो गिवन है, इसमें कुछ जो लिखा हुआ है कि 3,60,000 सेल्स है अगस्त की, ठीक है, सितंबर, अक्टूबर, हमें अक्टूबर के लिए बनाना है। लेकिन अब हमें इसमें ये देखना है कि अक्टूबर में हमें क्या क्या पैसा प्राप्त होगा और अक्टूबर में हमें क्या क्या भुगतान करना है। हमें अक्टूबर की सेल से मतलब नहीं है, हमें ये देखना है यहाँ पे कि अक्टूबर में हमें कैश इनफ्लोज कितना हो रहा है और कैश आउटफ्लोज कितना हो रहा है। तो अगर उधार माल बेचा जाता है तो उसका 50% 1 महीने बाद और बाकी का 50% 2 महीने बाद मिलता है। यही इसमें लिखा हुआ है, 50% बिक्री के अगले महीने में मिलेगा। और जैसे अगर अगस्त में कोई सेल हुई है तो अगस्त का 50% सितंबर में मिलेगा और बचा हुआ 50% जैसे मिलेगा अक्टूबर में मिलेगा। तो अब हमें अक्टूबर में क्या पैसा मिलेगा इसका अनुमान लगाना है। तो अक्टूबर में 50% तो हमें सितंबर का मिलेगा, क्योंकि सितंबर की सेल का 50% अक्टूबर और 50% अगस्त का मिलेगा। तो इस तरीके से वर्किंग नोट्स में आप नीचे देख रहे हो टिप्पणी में कि देनदारों से वसूली की गणना किस प्रकार की गई है, देखिए। अच्छा, इस क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं है, तो ये टोटल सेल्स हमें मान लेंगे कि उधार सेल्स हैं और इसकी वसूली के बारे में बताया है कि 50% हमें अगले महीने मिलेगा, 50% उसके अगले महीने में मिलेगा। जैसे सपोज अक्टूबर की सेल्स का अगर वैसे देखें तो अक्टूबर की सेल्स का 50% नवंबर में मिलेगा और 50% दिसंबर में मिलेगा। तो अब हमें बजट बनाना है अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। तो हम हेडी डालेंगे अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। तो अक्टूबर में हमें क्या कैश प्राप्त होगा और क्या भुगतान करना है इसका अनुमान लगाएंगे। तो अक्टूबर में 50% जो हमें सितंबर का प्राप्त होगा और 50% अगस्त का। तो 50% ऑफ क्रेडिट सेल्स में 2 मंथ्स एगो, हिंदी में आप लिखना चाहो तो 2 माह पूर्व की बिक्री का 50%, ठीक है, 2 माह पूर्व बिक्री का 50%। तो कौन सी होगी, अगस्त की बिक्री होगी, ठीक है, 2 माह पूर्व अगस्त की। तो अगस्त की बिक्री कितनी है, 3,60,000। तो 3,60,000 का 50% कितना हो गया, 1,80,000, ठीक है। इसी प्रकार 50% जो अगस्त अक्टूबर में मिलेगा वो सितंबर की सेल का 50% मिलेगा, क्योंकि सितंबर 50% सितंबर का, 50% अगस्त का। तो 50 सितंबर की सेल कितनी है, 3,84,000। इसका 50% हो गया 1,92,000। तो अगस्त में टोटल कलेक्शन कितना हो जाएगा, डेटर से, देनदारों से जो वसूली है 3,72,000। तो ये ऊपर हम बजट जब बना रहे हैं इसे हमने रिसीट्स में आप देखिए कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स दिखाया है, 50 ओपनिंग और 3,72,000। इसी प्रकार हम नवंबर का निकालेंगे और दिसंबर में। इसी प्रकार नवंबर में 50% उससे पहले वाले महीने का मिलेगा। अब इसको उल्टा तरीके से देख लेंगे कि 50% नवंबर में 50% तो अक्टूबर का मिलेगा, 50% सितंबर का मिलेगा। तो अक्टूबर का 50%, अक्टूबर की जो सेल है कितनी थी, 2 लाख। अक्टूबर 50 पहले चलो सितंबर का ले लेते, 2 महीने पूर्व की बिक्री का लिखा हुआ है। तो सितंबर की सेल का 50% 3,84,000 का 1,92,000 हो गया और अक्टूबर की सेल 2,16,000 थी, इसका 50% 1,08,000 हो गया। इसी प्रकार दिसंबर में 2 महीने पूर्व की सेल, अक्टूबर की जो सेल होगी उसका 50%, 2,16,000 का 50% 1,08,000 और
74,000 50% हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें ये देखना है कि उस महीने में हमें कितनी वसूली है। तो जो क्वेश्चन में जो भी टाइम लैग गिवन है, इसको टाइम लैग बोलते हैं कि 1 महीने बाद वसूल होगा या 2 महीने बाद पैसा वसूल होगा, 1 महीने बाद भुगतान किया जाएगा, तो समय अंतराल कहते हैं। इस समय अंतराल को ध्यान में रखते हुए रिसीट्स एंड पेमेंट्स का अनुमान लगाया जाता है। मैं एक बार और रिपीट कर देती हूँ आपको अच्छी तरह से। जो अक्टूबर में है, अक्टूबर में कितना हमें उधार, क्योंकि उधार विक्रय का 50% विक्रय के अगले महीने वसूल होता है और 50% उससे अगले महीने वसूल होता है। ठीक है, तो इसका मतलब है जैसे अगस्त का जो 50% है वो सितंबर में मिलेगा और बाकी का 50% अक्टूबर में मिलेगा। तो हमें अक्टूबर की सेल्स का अनुमान लगाना है। तो अक्टूबर में 50% तो अगस्त का मिलेगा और 50% सितंबर का। तो ये कंटिन्यू होता चला जाएगा। इसी प्रकार नवंबर में 50% सितंबर का और 50% अक्टूबर का, दिसंबर में 50% अक्टूबर का और 50% नवंबर का। इनका करके हम टोटल ले लेंगे कितना हमें प्राप्त हुआ है। तो कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स कितना हो गया, 3,72,000, 3 लाख और 2,82,000। इसके अलावा हमें क्वेश्चन में कोई और रिसीप्ट्स नहीं बताई गई है, तो 2 ही रिसीप्ट से इनका टोटल कर दिया। अक्टूबर में टोटल कितना हो गया, 4,22,000 हो गया। ठीक है, अब पेमेंट्स देख लेते हैं अक्टूबर की। अक्टूबर में लेनदारों को भुगतान अगले महीने में किया जाता है। इसका मतलब जो अगस्त वाला भुगतान है वो सितंबर में किया जाएगा, सितंबर वाला अक्टूबर में किया जाएगा, अक्टूबर वाला नवंबर में, नवंबर वाले दिसंबर में। मतलब जो सितंबर में अगस्त में परचेज हुई है उसका भुगतान कब होगा, सितंबर में, और जो सितंबर में परचेज है उसका भुगतान अक्टूबर में। तो अक्टूबर में कौन सा भुगतान होगा, सितंबर वाली परचेज का। तो सितंबर में परचेज कितनी है, 2,88,000। ठीक है, तो एक माह अगर लिखा हुआ टाइम लाइक तो आपको अक्टूबर में 1 माह पूर्व की ले लेनी है, सितंबर की। ठीक है, फिर वो कंटिन्यू हो जाएगी, 2,88,000, 4,86,000, 4,92। मतलब 2,88,000 अक्टूबर में, 4,86,000 और 4,92 ऑटोमेटिकली आप इसको लिखते चले जाते हो, मतलब उसी कंटिन्यूटी में लिख सकते हैं। ठीक है, एक बार और रिपीट कर देती हूँ कि लेनदारों का भुगतान क्रय के अगले महीने किया जाता है। तो अगले महीने का मतलब है कि जो हमने अगस्त में जो परचेज की है उसका भुगतान सितंबर में और सितंबर का अक्टूबर में। तो अक्टूबर में कौन सा भुगतान हो रहा है, हमें ये देखना है कि अक्टूबर में हमारा कैश आउटफ्लो कितना है, क्योंकि अक्टूबर का हम बजट बना रहे हैं पहले। तो अक्टूबर में जो है वो सितंबर वाली परचेज का भुगतान किया जाएगा, वो कितना आ गया, 2,88,000। नवंबर में अक्टूबर वाली का 4,86,000 और दिसंबर में नवंबर वाली परचेज का भुगतान होगा 4,92,000। वेजेस के बारे में कुछ भी नहीं गिवन, तो ये मानते हुए कि वेजेस का भुगतान बाकी नोट में डाल सकते हैं, उसी महीने किया जाता है जिस महीने वो वेजेस ड्यू है। तो वेजेस का जो है अक्टूबर की वेजेस है 22,000, नवंबर की 20,000 और दिसंबर की 30,000, ये हमने दिखा दी। तो अक्टूबर में पहले अक्टूबर का टोटल कर लिया, अक्टूबर में 4,22,000 आ गया। टोटल पेमेंट्स कितनी होंगी, 2,88,000 जो क्रेडिटर्स को की है और वेजेस 22,000, टोटल कितना होगा 3,10,000। तो क्लोजिंग बैलेंस आ गया 1,12,000। तो अक्टूबर में हमें किसी प्रकार की ओवरड्राफ्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस है। ठीक है, तो अक्टूबर में कोई भी ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी नहीं लेंगे, संस्था कोई भी ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी नहीं लेगी। उसके बाद नवंबर में जो क्लोजिंग बैलेंस है 1,12,000, वो नवंबर का ओपनिंग हो जाएगा। तो ये हम पहले अक्टूबर का निकालने के बाद दिखाएंगे नवंबर में कितना आ जाएगा, 1,12,000। कलेक्शन नीचे किए ही थे हमने, बाकी नोट में करके दिखा रखा है। टोटल 3 लाख हो जाएंगे डेटर से और टोटल कितना हो गया 4,12,000। और भुगतान जो क्रेडिट्स का भुगतान है, परचेज के लिए जो भुगतान किया जाता है वो क्रेडिटर्स होते हैं ना, तो क्रेडिटर्स का भुगतान 4,86,000 और वेजेस 20,000, टोटल कितना आ गया 5,06,000। और जबकि हमारे पास रिसीव्ड टोटल जो है बैलेंस को मिलाकर नवंबर के बैलेंस और कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स को मिला के कितनी है 4,12,000। इसका मतलब संस्था को भुगतान ज़्यादा करना है तो इसको घटाएंगे तो 94,000 माइनस में आएगा, ये बैलेंस क्रेडिट बैलेंस आएगा। इसको आप चाहो तो ब्रैकेट में भी शो कर सकते हैं। तो 94,000 जो है इतनी ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी नवंबर में संस्था को जरूरत पड़ेगी। ठीक है, इसको हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं तो 94 नेगेटिव अगले महीने के लिए ओपनिंग है, तो उसमें कितना आ गया 2,82,000। तो टोटल कितना हो गया 1,88,000 संस्था के पास है और 4,92,000 और 30,000 जो पेमेंट्स है, पेमेंट कितनी है 5,22,000। इसमें 3,84,000 ये टोटल है। इसमें से 94,000 अगर हम नवंबर में ओवरड्राफ्ट ले लेते हैं तो माइनस करके हम निकाल सकते हैं कि नवंबर में अगर संस्था 94,000 का वो लेती है ओवरड्राफ्ट, तो दिसंबर में ही टोटल 3,34,000 नवंबर का इंक्लूड करके है। तो इसमें से 94,000 अगर हम माइनस कर देते हैं तो ये कितना हो जाएगा 4,013 में 2,00,000
94,000 अगर हम माइनस करते हैं तो ये हो जाएगा 2,40,000। तो संस्था जो है वो इतना जो है ओवरड्राफ्ट लेगी, 2,40,000 और टोटल 94, तो टोटल कितना हो गया 3,34,000 का ओवरड्राफ्ट बैंक को लेना पड़ेगा। तो इस प्रकार हमने ये कैश बजट बनाया है, तो जिसके द्वारा हमें ये पता चल जाता है कि संस्था के पास कितना कैश होगा हर महीने के एंड में और उसको कितने कैश की आवश्यकता और पड़ेगी। ठीक, थैंक यू।